शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं मंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी जो कि खास तौर पर आप किसानों के लिए केंद्रित है। इसमें हम ना सिर्फ नई योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि उन पोर्टल, ऐप्स या फिर हेल्पलाइन नंबर्स की भी जानकारी मिलती है जिससे हमारे किसानों को और सुविधा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सरकार आपके साथ की, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं सबसे पहले इस योजना के सार पर। प्राकृतिक आपदाओं से फसल की बर्बादी पर किसान को आर्थिक सहायता देने और किसानों को संबल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ये योजना खेती में होने वाले जोखिम की भरपाई करती है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, तेज हवाएं, कीट रोग, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, ओले, आंधी तूफान, चक्रवात जैसी घटनाओं में खराब हुई फसल के नुकसान के बदले आर्थिक सहायता देती है। योजना के तहत खरीफ के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। योजना की सफलता इसी से आकी जा सकती है कि बीते 7 सालों में पंजीकृत किसानों की संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा हो रहा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2021 तक 27 करोड़ किसान प्रार्थना पत्रों के जरिए 23 करोड़ 54 लाख 80 हजार हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ है, जिसकी बीमा राशि 9,55,950 करोड़ रुपए बैठती है। जहां तक प्रीमियम की बात है तो 1,26,380 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम जमा हुआ। इसमें से 19,897 करोड़ रुपए किसानों ने जमा किए। बीमित किसानों की ओर से फसल को नुकसान होने पर पिछले 5 साल के दौरान 93,011 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिनमें से 89,614 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान भी कर दिया गया। वहीं ताजा आंकड़ों की माने तो 16 दिसंबर 2023 तक 1,44,922 करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। मौजूदा समय में किसान 31 दिसंबर 2023 तक पंजीयन करा सकते हैं। हालांकि योजना का समुचित लाभ लेने के लिए किसानों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि फसल बुआई के 10 दिन के भीतर आवेदन कर दिया गया हो। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो ये था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सार। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब मुलाकात करते हैं विशेषज्ञ से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हम सरकार आपके साथ में कई बार आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि दिसंबर का महीना है, रबी फसलों का सीजन है, तो फसल बीमा योजना की कट ऑफ डेट क्या है, यानी अंतिम तिथि क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है फसल बीमा योजना की तो आज का कार्यक्रम ज़रूर ध्यान से देखते रहें, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, जो कि सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सरकार आपके साथ में। नमस्कार।
तो जैसा कि अभी दर्शकों से मैंने कहा कि हम कई इसमें एपिसोड्स कर चुके हैं फसल बीमा योजना के बारे में, लेकिन इस समय का सरकार आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रबी सीजन है और अब ये महीना भी चल रहा है जो अंतिम महीना है फसल बीमा योजना का लाभ लेने का रबी फसलों के लिए। क्या जानकारी देना चाहेंगे सर हमारे किसानों को इसके बारे में? देखिए, किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, ये एक आर्थिक सुरक्षा किसानों को प्रदान करती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो आपके जलवायु परिवर्तन के कारण जो है मौसम बेमौसम बारिश खास करके रबी सीजन में बहुत होते हैं। खड़ी फसलों में बहुत बाद देखे गए ओलावृष्टि वगैरह होने से जो है पूरी फसल खराब हो जाती है, जिसके कारण रबी फसलों का भी बीमा कराना आवश्यक है। और इसमें खास करके जो तिलहन फसलें हैं और भी फसलें जो हैं उसमें जो है लास्ट में ज़्यादा रिस्क होता है। उसके लिए इस योजना में प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति मिलती है। तो किसान भाइयों को है कि इस योजना में जरूर सम्मिलित होंगे तभी लाभ मिलेगा। और लाभ लेने के लिए इसमें सम्मिलित होने की एक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है जो ज़्यादातर राज्यों में जो है 31 दिसंबर है। कुछ फसलें जो जल्दी अर्ली फसलें हैं उसके लिए कट ऑफ डेट 15 दिसंबर भी है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में ज़्यादातर फसलों के लिए 31 दिसंबर है। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी फसलों के बारे में जो विवरण है वो हम लोग तो पेपर में प्रकाशित करते रहते हैं, फिर भी जो है अगर आप घर पर हैं तो आप जो है या तो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या पोर्टल के माध्यम से पता कर लें कि आपकी अंतिम तिथि क्या है। पोर्टल का है www.pmfby.gov.in और किस क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन पर कभी कहीं से भी डाउनलोड करके आप इसको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया सर कि कुछ फसलों के लिए 15 दिसंबर है अंतिम तारीख, लेकिन जो मुख्य फसलें हैं आमतौर पर सभी राज्यों में 31 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है। तो जिन किसानों ने अभी तक लाभ नहीं लिया, हालांकि मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से हम लगातार प्रचार प्रसार इसका करते रहते हैं किसान जानते भी हैं, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया या फिर उनके दिमाग में बात नहीं आई, वो अब क्या करें, किस तरीके से, कहाँ कौन से इसके लिए कागज़ों की ज़रूरत है, किन दस्तावेज़ों के साथ वो आगे बढ़े? चूँकि किसान भाई लोग हैं कि उनको रिमाइंड कराना पड़ता है हमेशा, तो हम लोग इसके लिए जो है हर एक जो है रबी जो भी मौसम शुरू होती है उसमें एक सप्ताह पूरा हम लोग प्रचार प्रसार के लिए लगाते हैं, जिसको फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से जो है 7 दिसंबर तक हम लोग मनाए हैं। कुछ राज्यों में जो अभी इलेक्शन के कारण कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उन 5 राज्यों में जो है वो भी हम लोग स्टार्ट किए हैं इस बार से। तो उन राज्यों के लिए किसानों को तो अभी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा भी है पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम लोग उनको जागरूक करते रहते हैं चीज़ों को है। लेकिन चूंकि ये आज 7वां वर्ष है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो किसान जो है जुड़ते रहे हैं, अवेयरनेस है उसके बारे में। लेकिन फिर भी हम लोग करते रहते हैं। मुख्यतः ये है कि किसान भाइयों को उस टाइम जो है कि खेती का जो मुख्य कार्यकलाप चल रहे हैं उसके बीच में फसल बीमा का लाभ लेने के लिए उनको नामांकन तिथि के अंदर नामांकन कराने की जरूरत है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे चीजें नए चीजों को लाते रहते हैं ताकि उनके द्वार तक जाके, जो सरकार की कोशिश है कि हर एक बेनिफिशियरी के द्वार पर ही जाके उनको फायदा पहुंचाए। तो इस कड़ी में हम लोग इस बार भी जोड़े हैं। एक ऐड ऐप है। पहले को जैसे किसान भाइयों को पता है कि आप जो है पोर्टल पर जाके स्वयं भी बीमा करा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बीमा करा सकते हैं, पैक्स के माध्यम से बीमा करा सकते हैं, अपने बैंक के माध्यम से बीमा करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग ने एक ऐड ऐप लॉन्च किया है जो है उसमें से हम लोग रखे हुए हैं जो इंटरमीडियरी है, जो किसान के बीमा एजेंट कहलाते हैं, उनके माध्यम से हम लोग गांव-गांव में शिविर लगा के गांव में जाके या कॉल सेंटर पर फोन करेंगे तो उनके माध्यम से उनके घर पर जाके ही बीमा कराने के लिए हम लोग यानी डोर स्टेप की भी अब सुविधा किसानों तक पहुंचाई जा रही है। और मकसद यही है कि किसानों के जीवन में और स्थिरता आए, क्योंकि स्थिरता आए और उनकी जो है क्षति ना हो कि एक दिन जाए वो बैंक में अपना समय खराब करें। तो ये चीजें है कि हम उनको कम से कम समय बर्बाद हो और हम उनको जो है इसका लाभ दे पाए। जी बिल्कुल। तो सर अगर रबी सीजन की बात करें तो कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिनकी
जिनको लेकर किसानों को अपना इंश्योरेंस तो करा ही लेना चाहिए। हालांकि जो नोटिफाइड फसलें होती हैं हर जिले की, उसी के अनुसार ही फायदा ले सकते हैं किसान, लेकिन फिर भी जो नए किसान हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं, उनके लिए क्या बताना देखिए, ये इस रबी फसल की जो मुख्य फसलें हैं उसको सभी की योजना में शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य फसलें और फसलें जो है राज्यवार और जिलावार अन्य होते हैं। लेकिन इतना है कि जो मुख्य फसलें हैं, जिस जिला का भी जो भी मुख्य फसलें हैं, चाहे दलहन हो, खाद्यान्न हो, तिलहन हो या बागवानी और फल सब्जियां, क्योंकि रबी फसलें में सब्जियां और बागवानी फसलें का ज़्यादा होता है, तो ये सारी फसलें जो है इस बीमा योजना में सम्मिलित करते हैं राज्य सरकार। तो हर एक राज्य की अलग अलग है कि किस योजना में किन फसलें हैं, लेकिन मुख्यतः सभी फसलें जो राज्य की हैं वो सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जी सर, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें सम इंश्योर्ड होता है और बात करते हैं कि कितना आपको, आपकी देनदारी कितनी है उसके लिए, तो क्या कोई बदलाव इसमें है या फिर कुछ इसमें चेंज है, इसके बारे में जानकारी? नहीं, देखिए, इसमें कुछ राज्यों में तो बदलाव किया गया है, कुछ जिसमें इसमें निर्धारित किया गया है कि किसानों को जो है सम इंश्योर्ड जो है उसका रबी फसलों में 1.5% जो है खाद्यान्न तिलहन फसलों के लिए देना है। बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो उसमें किसानों के लिए ₹1 प्रीमियम दर पर बीमा उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आपका अगर महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ भी है। प्लस हमारे जो है आंध्र प्रदेश में है, असम में है, पुडुचेरी में है, कुछ कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ ₹1 पर ही बीमा कराया जाता है। तो इसमें वैसे भी अधिक मिनिमम दिया गया है कि किसानों को कम से कम भार पड़े, बाकी जो राशि जो है प्रीमियम का वो सरकार वहन करती है। जी बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि किस्त कितनी देनी होती है या फिर सम इंश्योर्ड के अनुसार ही, जब बागवानी फसलें हैं और अन्य जो फसलें हैं उनका अलग अलग है। लेकिन अभी कई बार किसानों के मन में ये आता है कि क्या उन्हें वाकई में इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत ही आम सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है, किसानों के मन में आशंका बनी रहती है, क्योंकि पहले शिकायतें आती थी कि निपटान जल्दी नहीं होता है, उनका जो क्षति होती है उसका पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसको और क्लियर करने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या किया गया है सर? देखिए, ये हम लोग प्रचार प्रसार के लिए, जैसे हम लोग हैं कि फसल बीमा पाठशालाएं भी आयोजित करते रहते हैं, जिसमें किसानों को हम लोग शिक्षित करते रहते हैं योजना के प्रावधान के बारे में और उसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए, ये बीमा योजना है। इसमें बीमा योजना का मकसद ये होता है कि जब आपदा आए, आपके प्राकृतिक आपदा जब आती है, जब आपकी फसल नष्ट हो जाए, तो उस आपदा के कारण जितनी आपकी फसल नष्ट हुई है, जितनी आय की क्षति हुई है, इस योजना से आपको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। तो योजना का मकसद ये है। लेकिन इसी चीज़ों को है कि जब आपकी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल क्षति हो, तो इसमें आप हर एक ये नहीं कह सकते कि किसानों को कि आपको प्रति वर्ष इसकी लाभ होगी, लेकिन सरकार की कोशिश है कि आपको आपदा के समय जो आर्थिक नुकसान हो, क्षति होती है, उसको भरपाई करे, ताकि जो आपके वर्ष के लिए जो आप क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप बना रखे हैं, उसमें रुकावट ना हो। बैंक का लोन लिए हैं, शिक्षा के लिए आपने निर्धारित किया है पैसा, और भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रखे हैं उसमें कोई किसी तरह की बाधा ना पहुंचे, इसलिए हम लोग ये जैसे अन्य बीमा योजनाओं की तरह ये भी बीमा योजना है। आप गाड़ी की क्षति होती है तो आपकी क्षतिपूर्ति की जाती है। स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम क्षतिपूर्ति होती है। इसी तरह से फसल बीमा योजना में जब आपकी फसल की क्षति होगी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो निश्चित ही लाभ मिलेगी। इसकी हम लोग गारंटी अन्य माध्यमों के द्वारा, जो इसके क्रियाकलाप हैं उसके माध्यम से द्वारा हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि किसानों की जो भी क्षति हो उसको भुगतान किया जाए। जी सर, जैसे आपने बताया कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी भरपाई होती है अगर उससे फसल बर्बाद होती है, तो यहाँ पर कई बार किसानों के मन में भी आशंका रहती है कि किस किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, क्या ओलावृष्टि, तेज़ हवाएं या फिर बिजली की वजह से अगर उनकी फसलों में आग लग जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से जानकारी दें। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि आपने, किसानों को दुविधा रहती है। तो देखिए, ये स्कीम ऐसी है कि ये आपको 2-3 चीज बहुत सरल बनाया गया है, पूर्ववर्ती जितने योजनाओं थे उससे ज़्यादा। इसमें है कि आपकी जो है पूरी फसल चक्र, जो बुआई से पूर्व से ले फसल कटाई के बाद तक की जितनी जोखिम होती है सभी को, मतलब जितनी प्राकृतिक जोखिम होती है सभी को कवर करता है। इसलिए आप में किस जोखिम के कारण हुआ है वो चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, सभी जोखिम है। लेकिन
कुछ ऐसे जोखिमों का भी प्रावधान किया गया है जिसमें खेतवार आकलन है, जिसमें किसानों को जो है खेतवार आकलन का प्रावधान किया गया है। ऐसे ये जो है पूरे एरिया अप्रोच पर काम करता है, जिसमें ग्राम पंचायत एक यूनिट है और जैसे सूखा है तो पूरे ग्राम में लगेगा, पूरे ग्राम पंचायत को क्षति करेगी। लेकिन कुछ ऐसे आपदाएं हैं जैसे ओलावृष्टि है, जल भराव है, आपका बादल फटना हुआ या प्राकृतिक आग लगना या भूस्खलन है, तो ये कुछ कुछ क्षेत्रों में होते हैं, तो उनके लिए खेतवार आकलन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो है किसानों को उस जिस खेत में क्षति होती है, कुछ खेतों में होगी, तो उनकी सूचना देना आवश्यक है, क्योंकि किस खेत में आकलन करना है वो सरकार को, राज्य सरकार को और बीमा कंपनियों को जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग रखें कि किसान इसकी सूचना दें। इसके लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। और उसके अतिरिक्त जो 48 घंटे और जो है बीमा जो बैंक हैं उनको दिया गया, राज्य सरकारों को दिया गया, ताकि जो है 5 दिन के अंदर अंदर उनकी सूचनाएं एकत्रित होके हम 8 से 10 दिन के बाद तुरंत सर्वे करें और 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान करें। तो इसके कारण ऐसा समय निर्धारित किया गया। इसी तरह से है कि आपके कुछ फसलें ऐसी हैं जो कटाई के पश्चात जो है खेत में सूखने के लिए रखा जाता है, और जब सूखने के लिए रखा जाता है तो उसमें भी देखते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जिसमें बेमौसम बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाता है, साइक्लोन रेनफॉल के कारण जो है पूरी जो है फसल तैयार होकर कटाई के पश्चात पूरी की पूरी फसल क्षति हो जाती है। तो ऐसे भी होते हैं। तो इसमें भी हम लोग को खेतवार आकलन का प्रावधान किया गया कि सभी फसल का कटाई जो है एक साथ नहीं होती, इसलिए खेतवार आकलन है। तो उसमें भी किसानों को सूचना देना आवश्यक है। जी सर, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर और चाहूँगी किसानों के लिए इसे भी साफ कर दें, क्योंकि पहले होता था कि जिनके पास भी किसान क्रेडिट कार्ड है या फिर किसी भी तरह का ऋण अगर उन्होंने फसल पर लिया है तो अपने आप ही उनका क्रॉप इंश्योरेंस हो जाता था और खाते से उनके पैसे कट जाते थे। उसके बाद किसानों ने इस पर सवाल उठाए तो इसमें कुछ बदलाव किए गए। हाँ, तो ये थोड़ी सी इसके बारे में बता दें। जो किसान पहले सोचते थे कि इंश्योरेंस अपने आप हो गया, अब तो उन्हें करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आपने केसीसी लिया है और आपने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की कि आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है, तो बस अपने आप ही स्वतः ही इंश्योरेंस हो जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं चाहूँ थोड़ा तस्वीर साफ करें। देखिए, इसमें पहले योजना में प्रावधान था कि जो गैर ऋणी किसान हैं, जो केसीसी के माध्यम से या अन्य जो है अल्पकालीन फसल ऋण के माध्यम से पहले लेते थे, अभी तो केसीसी में कन्वर्ट हो गया सभी। तो केसीसी ऋण में जो भी फसल के लिए ऋण लेते हैं तो आप लोग को ऋण लेना आवश्यक नहीं है जी। इसमें ये देखना है कि किस फसल के लिए आपने ऋण लिया। तो अगर जिस फसल के लिए आपने ऋण लिया और राज्य सरकार ने उस फसल को अधिसूचित किया है तो पहले ये अनिवार्य रूप से प्रीमियम जो है बैंक काट लेती थी, और प्रीमियम जो है उसको अतिरिक्त आपको लोन के रूप में मिलता था, जिसमें किसानों को बहुत चीज को पता भी नहीं चलता था, तो कट जाता था और बीमा कंपनियों को चला जाता था। इसमें 2 चीजें किसानों का बहुत सोचना है कि केवल सभी केसीसी होल्डर किसानों का नहीं प्रीमियम कटेगा, केवल जिस अधिसूचित फसलों के लिए अगर आप लोन लिए हैं तो उसी का लगेगा, और जितना आपने एक रकबा है वो बैंक को बताए हैं उसी पर लगेगा। अगर आप अधिक रकबा के लिए बीमा कराना चाहते हैं तो फिर से जाना पड़ेगा, या उस फसल के लिए आपने ऋण नहीं लिया है तो आपको अलग से फसल बीमा कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया था, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, कि इसको योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया। किसानों का था कि मैं खुद निर्णय लूं, सरकार ने देखा कि नहीं, अब प्रचार प्रसार हो गया है और किसान स्वयं ही इसका निर्णय ले सकते हैं, तो इसको स्वैच्छिक कर दिया गया। लेकिन एक प्रावधान किया गया है इसमें कि अगर किसान चाहें तो योजना से हट सकते हैं। तो इसमें ऑप्ट आउट का प्रोविजन दिया गया है कि अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप बैंक को लिख के देंगे, जब तक आप लिख के नहीं देंगे तो बैंक जो है आपका प्रीमियम काट के देता रहेगा। जी। तो ये सारे चीजें हैं। तो 2-3 चीजों ऋणी किसानों के लिए जो है वो आवश्यक सूचनाएं हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी महत्वपूर्ण है किसानों के लिए जानना, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए योजना है, तो जब तक आपके लिए सुविधाजनक ना हो, आप उसका लाभ ना उठा पाए, तब तक उसका मकसद भी पूरा नहीं होता। इसलिए सरकार समय समय पर किसानों की तरफ से जो सुझाव आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए योजना में और बदलाव या बेहतर करने की कोशिश करती रहती है। अब सर, एक और सवाल उठता है कि जब किसी तरह का नुकसान होता है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसका असेसमेंट कितने तुरंत हो, कितने अच्छे से हो, कितना पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए किस तरह की तकनीक या किस तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये योजना का मुख्य पहलू है कि आप योजना का लाभ त्वरित रूप से दें, तुरंत दें,
और जो है जितना उनको लाभ देना है, उनको जितना लाभ मिलना चाहिए योजना के अनुसार उनको दे। तो इसके लिए जो है क्रॉप असेसमेंट के मेथड जो हैं वो चल रहे थे। इसमें दो, जैसे अभी अब चर्चा कर रहे थे कि दो तरह के होते हैं, जो एक लोकलाइज कैलेमिटी और पोस्ट हार्वेस्ट जिसको खेतवार आकलन है, उसका जो है एक ज्वाइंट कमेटी होती है जिसमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के प्रतिनिधि दोनों जाके जिस खेत का सूचना दिया गया है खराब है उसको जाके असेसमेंट करते हैं, और जितना प्रतिशत उनकी क्षति होती है उसके समानुपातिक जो उसका सम इंश्योर्ड है उतना दिया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए खेत का सर्वे हुआ और बताया गया कि जो है 1 हेक्टेयर की फसल उनकी बीमा थी और 90% क्षति हो गया, उनका अगर मान लिया जाए 50,000 उसका पर हेक्टेयर सम इंश्योर्ड था तो 45,000 रुपया भुगतान होगा। तो इस तरह का प्रावधान है। और जो एरिया अप्रोच है, जैसे आपका सूखा पड़ना हुआ, बाढ़ आना या इस तरह के जो व्यापक आपदाएं होते हैं उसमें फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जो है उनका गणना किया जाता है। जो ग्रांटेड यील्ड हर एक जो है इकाई के लिए एक ग्रांटेड यील्ड निर्धारित होता है जो पिछले विगत वर्षों के आंकड़ों के अनुसार होता है, और उसमें अगर वो ग्रांटेड यील्ड से जितना प्रतिशत आपको क्षति हुई उस वर्ष में जो क्रॉप कटिंग आधार पर निकाला जाता है उस फसल का उपज, उसके आधार पर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी किसानों को हम लोग ने सहभागी बनाए थे कि जब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो या जो लॉस असेसमेंट अगर हो तो किसान उस टाइम जो है खेत पर प्रेजेंट हो, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का माध्यम भी अपनाया गया है कि जो लॉस असेसमेंट हो उसको ऐप के माध्यम से सीधे पोर्टल पर आ जाए ताकि मानवीय भूल के कारण डाटा लॉस ना हो या किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। ये पूरे विश्वास, मतलब इसमें किसानों को सहभागी बनाया गया और उनके विश्वास के लिए किसी तरह का त्रुटि ना हो, अदर हो, इसके लिए ऐप के माध्यम से तकनीकी उपाय किया गया। लेकिन अभी जैसे खरीफ 2023 से एक और पद्धति शुरू किया गया जिसको यस्टेक कहते हैं, यील्ड एस्टिमेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो हम लोग पहले से कर रहे थे उसका पायलट स्टडी पर, लेकिन इस बार जो है धान और गेहूं फसलों के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे रबी में धान और गेहूं, कुछ जगह धान भी होते हैं और बहुत जगह रबी में गेहूं की फसलें होती हैं। तो 2 फसलों के लिए हम लोग अभी जो है 10 राज्यों में ये अपना चुके हैं, तो इसके माध्यम से ही हम लोग करेंगे। इसमें क्या है कि आपको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की जो सैम्पलिंग एरर थे या किसी कारण से जो रह जाते थे दिक्कत, इसमें 4-5 खेत पर हम लोग आकलन करते थे और पूरे हम लोग पंचायत का क्षति करते थे। इसको दूर किया गया है और इसके माध्यम से और पारदर्शी किया गया है ताकि है जो इनको रियल असेसमेंट हो और जितना जो क्षति हुआ है उसकी समानुपातिक क्षतिपूर्ति की जाए और त्वरित रूप से की जाए, तुरंत भुगतान की जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए मकसद यही है कि अगर नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा होती है और किसानों की फसल का नुकसान होता है, क्षति होती है, तो वहाँ पर उसे एक आर्थिक सहयोग, एक आर्थिक सपोर्ट या फिर कहें एक सुरक्षा कवच सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मुहैया कराने का ये एक रास्ता है, एक कोशिश है और हमारे किसान इससे लाभ भी ले रहे हैं। इस बार यानी रबी फसलों का अगर आपको बीमा कराना है तो 31 दिसंबर अंतिम तारीख है, इसे आप गांठ बांध लें, नोट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको विस्तृत जानकारी दी कैसे हमारे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप किसी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारे पेज को फॉलो करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113061। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच। इसके साथ ही ये सुविधा आपके लिए सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध है। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में एक नई योजना के साथ सरकार आपके साथ में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।